हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। दोस्तों ये जो लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है ये रेलवे की ओर से रिलीज़ की जाती है और इसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये जो पोस्टें हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट की, ये आपको दोस्तों हर साल देखने को मिल जाएंगी। और कब यहाँ पर ये पोस्टें निकल कर आएंगी, इनके लिए क्या कुछ यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड रहता है, मेडिकल यहाँ पे क्या मांगा जाता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, फ़ीस क्या रहती है यहाँ पर जब ये पोस्टें निकल कर आएंगे ना, उस टाइम पर जब आप फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन की फ़ीस भी होती है, वो आपको कितनी पे करनी है, सिलेबस क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या तैयार करना होता है इस पोस्ट के लिए, नेगेटिव मार्किंग कितनी रखी जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो दोस्तों हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि रेलवे की ओर से हर साल ये पोस्टें यहाँ पे निकल कर आने वाली हैं। तो अगर आप यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट बनना चाहते हैं, इस पोस्ट को लेना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो है दोस्तों ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं कि लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी जाती है। तो देखिए दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पे आप देख सकते हो आपने 12th जो है, क्योंकि साइंस ये जो पोस्टें हैं ना लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जैसे पोस्टें हैं ना, ये पारा मेडिकल कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे 12th आपने साइंस में किया होना चाहिए। 12th किस में किया होना चाहिए दोस्तों? साइंस सब्जेक्ट में किया होना चाहिए। मतलब आपके 12th क्लास में फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो जैसे सब्जेक्ट होने चाहिए। पीसीबी सब्जेक्ट से आपने 12th किया होना चाहिए। प्लस दोस्तों आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट रहेगी लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। 12th आपने साइंस सब्जेक्ट में किया हो प्लस डिप्लोमा आपने मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में किया होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में नहीं किया है तो यहाँ पे और में इन्होंने बताया है कि आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। और जो कोर्स है दोस्तों, कोर्स हैज़ बीन डन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी या फिर टेक्निकल बोर्ड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी। मतलब जो कोर्स आपने, अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स करके रखा है तो वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए जिस भी इंस्टीट्यूट से या जिस भी मतलब इंस्टीट्यूट से या जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने वो कोर्स करके रखा है, वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। और कोर्स का जो ड्यूरेशन है दोस्तों, कम से कम 1 साल का होना चाहिए। नंबर थर्ड में लिखा है कि यहाँ पे देखिए नंबर थर्ड पे क्या लिखा गया है। नंबर थर्ड पे दोस्तों यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द कोर्स, कोर्स के दौरान कैंडिडेट शुड हैव डन द ट्रेनिंग ऑन फुल टाइम बेसिस। और कोर्स के टाइम पर आपने जो ट्रेनिंग वहाँ पर ली हो वो फुल टाइम बेसिस पर हो। ऐसा ना हो दोस्तों कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस आपने कोर्स करके रखा है, आप वहाँ पे रेगुलर जाने मतलब गए होने चाहिए, आपने सीखा होना चाहिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द कोर्स देयर शुड बी सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। जो यहाँ पे कोर्स के एंड में यहाँ पे सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, मतलब वहाँ पे आपके एग्ज़ाम लिए होने चाहिए जैसे प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, विच हैज़ बीन सक्सेसफुली पास्ड बाय द कैंडिडेट, और वो आपने सक्सेसफुली पास किया होना चाहिए। नोट में लिखा है सर्टिफिकेट शुड बी मिनिमम ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन, सर्टिफिकेट कम से कम 1 ईयर का उसका ड्यूरेशन होना चाहिए। and above qualification should have been done full time. Open and distance learning mode of education by universities established by an act of parliament या फिर state legislature institution deemed to be universities under section 3 of the University Grant Commission Act 1956 and institutions of national importance declared under an act of Parliament stand automatically recognized for the purpose of employment to post and services under the central government provided they have been approved by the University Grant Commission। तो यहाँ पे दोस्तों इनका कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी आपने कोर्स यहाँ पे करके रखा है, अगर या तो आपने डिप्लोमा करके रखा हो जैसे इन्होंने शुरू में ही यहाँ पे बताया कि आपने 12वीं के बाद डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में किया हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपने कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स करके रखा हो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, लेकिन उस कोर्स का ड्यूरेशन 1 साल का मिनिमम होना चाहिए दोस्तों, और वो रिकॉग्नाइज हो जहाँ से भी आपने किया हो, वो यूनिवर्सिटी या वो जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट हो वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कोर्स का ड्यूरेशन कम से कम 1 साल का होना चाहिए, आपने रेगुलर बेसिस पर किया होना चाहिए।
और एंड ऑफ द कोर्स जो है वहाँ पे एक एग्जामिनेशन का सिस्टम होना चाहिए जो कि सक्सेसफुली आपने पास किया होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे इन्होंने लेबोरेटरी जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे लेबोरेटरी की पोस्ट है ना दोस्तों, ये जो यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो आई होप कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन बताई गई है इसमें आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बता दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पे रहता है दोस्तों 100 मार्क्स पूछे जाते हैं, मतलब 100 यहाँ पे क्वेश्चंस आपको होंगे, ये 100 मार्क्स के रहेंगे। सीबीटी बेस्ड आपका पेपर रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आपका प्रोफेशनल है, जैसे आपने कोई कोर्स, जैसे आपने कोर्स करके रखा है ना, यहाँ पे जो डिप्लोमा मांगा है आपसे, तो वो आपका हो गया प्रोफेशनल नॉलेज, वहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, एनाटॉमी से, फिजियोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, फंडामेंटल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी से, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, देखिए क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी और हेमोटोलॉजी और ब्लड एंड बैंक। तो ये जो यहाँ पे टॉपिक्स बताए गए ना, यहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक बार आप खुद से भी देख सकते हो, यहाँ से आपको 70 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। और बाकी जो यहाँ पे जैसे जनरल अर्थमेटिक हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल साइंस हो गया दोस्तों, यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब 70 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कहाँ से पूछे जाएंगे, आपके प्रोफेशन से पूछे जाएंगे जो आपने कोर्स करके रखा है। और बाकी जनरल से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। और ये आपको कहाँ पे देना है, सीबीटी यानी कंप्यूटर पर आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और दोस्तों जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। 1/3 के यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। मतलब अगर आपने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया तो आपके मार्क्स माइनस किए जाएंगे 1/3 करके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एग्जामिनेशन फ़ीस के रिगार्डिंग में कमेंट आता है, तो यहाँ पर एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। सभी कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पे मतलब एक्सेप्ट कैटेगरी जो यहाँ पे मेंशन की गई है ना, तो इन कैटेगरीज़ के अलावा जो बाकी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे उनको 500 रुपये की फ़ीस यहाँ पे करनी होगी। और ये जो 500 रुपये है ना, इसमें 400 रुपये आपको वापस मिल जाएगा जैसे ही आप यहाँ पर सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए जैसे आप जाओगे, उसके बाद आपका 400 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। और ये पैसे आपको वापस कैसे मिलेंगे, जिस अकाउंट से अपने पैसे कटाए होंगे दोस्तों, उस अकाउंट में भी आप ये पैसा रिफंड मतलब मंगा सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे ना, तो उस टाइम पर आप या तो इसी एक अकाउंट में पैसे मंगाने होंगे, तो ऐसा आप यहाँ पर चूज़ करोगे। या फिर किसी अदर अकाउंट में अगर पैसे आपको ये मतलब आपकी फ़ीस आपको रिफ़ंड करानी है और वो चाहते हैं आपके भाई दूसरे अकाउंट में आए, तो उस अकाउंट होल्डर का आपको नाम बताना है, जिसके भी खाते में आप ये जो फ़ीस है ना ये मंगाना चाहते हैं वापस, उसका आपको डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे अकाउंट नंबर हो गया, आईएफएससी कोड हो गया दोस्तों आपका, ठीक है, आईएफएससी कोड होता है। तो ये सारी डिटेल, अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नेम, ये सारी डिटेल आप फिल करोगे, तो जैसे आप सीबीटी में अपीयर हो जाओगे, उस खाते में आपके 400 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर एससी में आते हो, एसटी में आते हो, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हो, पीडब्ल्यूडी में आते हो, फीमेल्स, आप फीमेल हैं यहाँ पे, ट्रांसजेंडर हैं, या फिर ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आप आते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे ओनली 250 रुपीज़ की फ़ीस है। लेकिन ये जो फ़ीस है ये भी आपको वापस मिल जाएगी। आपको शुरू में तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, लेकिन आपको भी ये जो फ़ीस है ना ये वापस मिल जाएगी, रिफ़ंड आपको हो जाएगी जब आप यहाँ पर सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए जब अपीयर हो जाओगे, उस टाइम आपको ये फ़ीस वापस मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर अपीयर नहीं होते हो, ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड सीबीटी विल गेट ए रिफंड, उन्हीं को यहाँ पे रिफ़ंड मिलेगी फ़ीस जो सीबीटी में अपीयर होंगे। जो सीबीटी में अपीयर नहीं होंगे उनको यहाँ पर ये फ़ीस वापस नहीं होगी। और ये जो फ़ीस है ये आप यहाँ पे
इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, या फिर यूपीआई के थ्रू ये फ़ीस आप पे कर सकते हो। ऑनलाइन मोड से ही आपको फ़ीस पे करनी है। इसके अलावा कोई भी अदर मोड नहीं है जिसके थ्रू आप ये फ़ीस पे कर सको। दोस्तों, ये जो पोस्ट यहाँ पे निकलती है रेलवे की ओर से, जो पैरामेडिकल कैटेगरी में ये पोस्टें आती हैं, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जैसे मैंने बताया, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की पोस्टें निकलती हैं। ये भी पोस्टें निकलेंगी, हर साल निकलेंगी दोस्तों। तो इसके लिए एज यहाँ पर क्या मांगा जाता है, 18 साल मिनिमम एज यहाँ पर मांगी जाती है और 33 साल मैक्सिमम एज यहाँ पे मांगी जाती है अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। और ये जो +3 यहाँ पे लिखा गया है ना, ये +3 2024 में जो पोस्टें निकल कर आई थी, उनमें यहाँ पे रेलवे की ओर से ये रिलैक्सेशन दिया गया था कि जो भी अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं वो 18 साल से 36 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। क्योंकि रेलवे की ओर से दोस्तों कोविड-19 के बाद काफ़ी टाइम तक यहाँ पे पोस्टें नहीं निकाली गई थी, तो इस कारण से यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया था। लेकिन ये हर साल आपको नहीं मिलेगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर जैसे 2025 में यहाँ पे अप्लाई करोगे तो 18 साल मिनिमम और 33 साल मैक्सिमम यहाँ पर एज जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी जाएगी। बाकी कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इन पोस्टों के लिए मेडिकल भी होता है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेडिकल होता है B1 का। और B1 के मेडिकल में क्या देखा जाता है, तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस विजन में देखा जाता है 6/9, 6/12 विद या फिर विदाउट ग्लासेस। और पावर ऑफ लेंसेज की जो है, वो पावर ऑफ लेंस जो है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए 4 डायपीटर से। और नियर विजन में यहाँ पे देखा जाता है SN 0.6 विद या विदाउट ग्लासेस, जब यहाँ पर रीडिंग या फिर क्लोज जो वर्क है रिक्वायर्ड रहेगा। और आपको यहाँ पर दोस्तों मस्ट पास करना पड़ेगा टेस्ट, यानी टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा कलर विजन का, बाइनोक्यूलर विजन का, नाइट विजन का एंड मेसोफिक विजन का। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड। यहाँ पे B1 का यहाँ पे मेडिकल देखा जाता है लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे एक सिंगल स्टेज आप क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेज CBT कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम रहेगा। 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चंस उसमें होंगे और 100 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। लेकिन जो PWD कैंडिडेट्स होंगे उनको 120 मिनट्स का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। और ये सिंगल स्टेज जो CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो दोस्तों रहेगा, इसमें यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखो प्रोफेशनल एबिलिटी से 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। और जनरल साइंस से दोस्तों 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो 1/3 की यहाँ पे लिखा भी गया, देखिए 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन। तो हर एक रॉन्ग आंसर पर आपके मार्क्स यहाँ पर 1/3 करके काटे जाएंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पोस्टें हैं जुलाई से लेकर सितंबर के मंथ में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मतलब ये जो पैरामेडिकल कैटेगरी की जो पोस्टें हैं, इसी में यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्टें भी निकलती हैं। तो ये आपको हर साल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे रेलवे ने कैलेंडर जो है रिलीज़ किया, उसमें इन्होंने बता दिया हुआ कि ये जो पोस्टें हैं दोस्तों, ये जुलाई से लेकर सितंबर के मंथ में रिलीज़ होंगी। तो जुलाई में भी रिलीज़ हो सकती है, अगस्त में भी रिलीज़ हो सकती है और सितंबर में रिलीज़ हो सकती है। तो इन्होंने बताया है जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने ये कोर्स करके रखा है तो मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस बता दिया हुआ है, ये सिलेबस आप तैयार कर सकते हैं। या फिर अभी भी आपका कोर्स वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन यही कोर्स आप कर रहे हैं जो यहाँ पे मांगा गया है 12th के बाद, तो आप यहाँ पर फिर भी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। आपके प्रोफेशनल एबिलिटीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कोर्स आपने करके रखा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा 70 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, 70 मार्क्स के रहेंगे।
और बाकी यहाँ पे जनरल से 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे, तो आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ओके, सो होप करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।